नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं अप्रिय सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जो इंडिया देश के अंदर हर साल होती है रिक्रूटमेंट सीपीओ की, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सीपीओ, इसके अंदर जो आप लोगों की एसआई रिक्रूटमेंट होती है, बेसिकली सब इंस्पेक्टर, जो कि ना कि सिर्फ दिल्ली जगह की पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, इसके अलावा ये रिक्रूटमेंट सीएपीएफ के अंदर जो 7 फोर्सेस हैं उसके अंदर भी ये रिक्रूटमेंट जाती है, आपकी एसआई रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो इस बार का नोटिफिकेशन एसएससी द्वारा आप सभी के लिए आ चुका है, जो कि मैं इस वीडियो में पूरा डिस्कस कर रहा हूँ। आपको बता दूं दोस्तों, इंडिया देश के लिए वीडियो काफ़ी खास है। आप इंडिया देश में केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना या फिर किसी भी यूटी और किसी भी स्टेट से हैं पूरे इंडिया में, तो आपके लिए वीडियो खास है, क्योंकि इस बार 2024 में 2024 के ईयर में इस बार इंडिया देश के अंदर दिल्ली जगह पर, जो इंडिया देश की कैपिटल है, उस जगह पर, दिल्ली जगह पर इस बार एसआई की रिक्रूटमेंट्स जो है वो आ चुकी हैं। कितनी वैकेंसियां होंगी, इसके अलावा इसके अंदर जो सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसके अंदर सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके अलावा सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स, इसके अलावा बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना, इसके अलावा आईटीबीपी, ठीक है, उसके अलावा आईटीबीपी हो गया, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है, तो आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एक और फोर्स इसके अंदर आप लोगों की है, जिसके अंदर इन्होंने जो आपकी वैकेंसियां हैं वो दी हैं, जो आप लोगों की एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल। एक बार आपको दिखाऊंगा, ये टोटल मतलब 5 फोर्सेस के अंदर इस बार की सीएपीएफ की सिर्फ 5 फोर्स में ही रिक्रूटमेंट आई है, 2 फोर्स के अंदर नहीं आई है, एनएसजी और एआर में। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, इंडिया देश में अगर आप रहते हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 7 फोर्सेज है ना, जो अलग अलग एरियाओं पर लगे हुए हैं सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग में बात करूंगा, तो पुलिस बल, पुलिस के अंदर ये पुलिस फोर्सेज हैं सारी, सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं सारे, ये वो फोर्सेज हैं जो कि सेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फोर्सेज तो हैं, लेकिन ये पुलिस फोर्सेज में आती है, ये आर्मी नेवी वाली नहीं है, ये अलग है। ठीक है, ये अलग फोर्सेज हैं, तो इसके अंदर आप लोगों की रिक्रूटमेंट आती है हर साल। तो 2024 वालों का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके अंदर वैकेंसियों की संख्या 4187 है। 4187 लोगों को इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडिया देश की सरकार कह लो, या ये कह लो सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस के अंदर लोगों की इतनी रिक्रूटमेंट इस बार होगी 2024 ईयर में। हालांकि ये जो नंबर है ये पिछले साल 23 वालों से ज़्यादा है। एक बार हम पीछे आते हैं, देखिए मैं यहाँ आ जाता हूँ वापस, और एक बार हम इसको जो है यहाँ से वेबसाइट जो है आप लोगों की दोबारा से खोल लेते हैं, और हम इधर आ गए लेकर। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये नंबर पिछले बार से ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पिछली बार की रिक्रूटमेंट में 1800 वैकेंसी आई थी, 1800 वैकेंसी आई थी आपकी सीपीओ, सीपीओ मीन्स सेंट्रल पुलिस फोर्स में आपकी 1800 वैकेंसी ही आई थी इंडिया देश के लोगों के लिए, 1800 सिर्फ, जिसके अंदर सिर्फ 100-200 करीब आती हैं आपकी दिल्ली पुलिस में, बाकी सारी लगभग 1600 या 1500 के करीब करीब बाकी जो बच जाती है वो सीएपीएफ में जाती है। सीएपीएफ मतलब कि जो आपकी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है, उसकी जो 7 फोर्सेज है उसके अंदर वैकेंसी चली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी वैकेंसियाँ आती है इंडिया देश में। तो आप देखोगे तो पिछली बार के अकॉर्डिंग ये वैकेंसियाँ जो है ना कि सिर्फ डबल हैं, डबल से भी ज़्यादा है, ना कि सिर्फ 3600 है, इसके आगे भी आप देखोगे तो 600 से, और उसके अंदर 600 और ज़्यादा वैकेंसी है। मतलब कि वैकेंसियाँ आप मान सकते हो कि जो इस बार वैकेंसी आई है, ठीक है, वो पिछली वाली रिक्रूटमेंट से 2.3 टाइम्स है। 2.3 टाइम्स करीब करीब आप करोगे, मतलब पिछली वैकेंसी का आप लोग 2.3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे हो, यानी कि अगर आप लोग 23/10 से अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो पिछले वाले वैकेंसी को, तो करीब करीब आपको इतनी ही वैकेंसियाँ मिल जाएंगी। आपको दिखा देता हूँ, जैसे देखिए पिछली बार वैकेंसी आपकी इतनी आई थी, ठीक है, इतनी वैकेंसी आप लोगों की पिछली बार थी। तो आप लोग इसको अगर देखें तो आप लोगों को साफ साफ एक नंबर मिल जाएगा,
यानी आप लोगों को 180 को मतलब 180 को आप लोगों को 23 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप लोगों को करीबन करीबन यही नंबर के करीब आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, जैसे आप जान सकते हो कि भाई जो पिछली बार वैकेंसी थी उसकी ना कि सिर्फ इस बार की वैकेंसियाँ डबल हैं, बल्कि डबल से 600 करीबन वैकेंसियाँ और ज़्यादा भी है। यानी पिछली बार की रिक्रूटमेंट के हिसाब से इस बार की वैकेंसियाँ ज़्यादा है। अब देखिए ये वैकेंसी इतनी क्यों आई है, इसके कारण क्या हो सकते हैं। हम मान सकते हैं भाई CAPF है, फोर्सेस अभी काफ़ी चाहिए होंगी, पुलिस फोर्स की काफ़ी ज़रूरत होगी पूरे इंडिया देश में, खासकर अभी इलेक्शन का भी जो है समय है, इलेक्शन होगा 2024 में, तो फोर्सेस काफ़ी चाहिए होंगी। आपको पता है कि जो पुलिस विभाग होते हैं या फिर फोर्सेस होती है उसके अंदर इंस्पेक्टर के बाद जो सेकेंडरी पर्सन होता है, जिसके ज़्यादा जो ज़्यादा जॉब रोल होते हैं, जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक कर रहा होता है इंस्पेक्टर के बाद, तो सब इंस्पेक्टर ही होता है, ऐसा ही होता है। जो जिसके जिसके यूनिफॉर्म पे डबल स्टार, दो ऐसे स्टार होते हैं, वही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है अपने अपने एरियाओं में, अपने अपने पुलिस स्टेशन के आसपास के एरियाओं में अगर पुलिस को कहा गया कि भाई सारा वहाँ पर जो है संभाल के चलो, पूरे एरिया में व्यवस्था संभालो, तो ऐसा कुछ कहा जाता है, तो इंस्पेक्टर जो है वो तो हेड हुआ बेसिकली जो है पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर। उसके बाद जो आप लोगों के सब इंस्पेक्टर है वो सेकेंडरी पर्सन हो गए, मतलब उसके तुरंत बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए ना, और दिल्ली तो जो है मेन जगह ही दिल्ली को माना जाता है, चाहे बड़े बड़े कुछ भी होता है इंडिया देश में, दिल्ली जगह को ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पर लिया जाता है। बेसिकली आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट कह लो वो भी दिल्ली में, ठीक है, आप लोग ये कह लो कि आप लोगों का पार्लियामेंट वो भी दिल्ली में, इलेक्शन की मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो भी दिल्ली से ही होती है। तो बहुत चीज़ें तो दिल्ली ही उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग पार्ट करता है। कहना यही है कि अब ये फोर्सेस की जो रिक्रूटमेंट है, बेसिकली जो पुलिस रिक्रूटमेंट है जो कि SI में है, चाहे वो दिल्ली पुलिस की हो या CAPF की हो, तो वैकेंसी ज़्यादा आने का कारण ये हो सकता है कि इलेक्शन ज़्यादा है और इन लोगों की ज़रूरत ज़्यादा होगी। ठीक है, इन लोगों की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होगी सारा कुछ संभालने के लिए। ठीक है, अब दिल्ली पुलिस वाले तो सिर्फ दिल्ली में संभालेंगे, CAPF वाले बाकी जो आप अलग अलग जगह पे काम कर रहे हो अपना संभालेंगे। हालांकि जो CISF है और जो आपका CRPF है, ये लोग अपने अपने जगह पर जहाँ पर भी इनको ऑपरेट करना होता है तो वहाँ ये लोग संभालेंगे। ये भी हम मान सकते हैं, मतलब हम एक कारण ले सकते हैं कि वैकेंसियों का कारण इतना ज़्यादा आने का, बेसिकली पिछली बार से ज़्यादा वैकेंसी आने का कारण यही हो सकता है कि इलेक्शन इसके अंदर कारण हो सकता है। बाकी तो हम इसमें नहीं जानते क्या कारण है, मेनली अगर साफ साफ देखें बाहर बाहर से तो यही कारण दिख रहा है। बाकी आप इतना समझिए कि इस बार की वैकेंसी पिछली बार से वैकेंसियों से ज़्यादा है, ना कि सिर्फ ज़्यादा है, वो उसकी 2.3 टाइम्स उसकी वैकेंसियों से ज़्यादा है पिछली बार वाली से। तो करीबन करीबन अब मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसियाँ वो होती है जिसकी यूनिफॉर्म पे 2 स्टार होते हैं। कभी आपने पुलिस के किसी ऐसे पर्सन को देखा हो, महिला पुरुष को देखा हो जिसकी यूनिफॉर्म पे 2 स्टार देखे होंगे, तो वो पोस्ट होती है सब इंस्पेक्टर। ठीक है, पूरे इंडिया में घूम लो, अगर किसी की भी यूनिफॉर्म पे अगर आपको ऐसे 2 स्टार दिख रहे हैं, वो सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर है। वो भले ही वो दिल्ली पुलिस में हो सकता है, CAPF के किसी फोर्स में हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, या फिर हो सकता है किसी स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस में हो सकता है वो मध्य प्रदेश का SI हो सकता है वो झारखंड का SI हो सकता है वो कर्नाटका केरला का SI हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस बार जो आप लोग की जो ये आपकी जो दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाती है, क्योंकि दिल्ली जो जगह है वो कोई स्टेट नहीं है। ठीक है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटोरी में आता है, UT में आता है। बेसिकली UT मीन्स ये है कि जो दिल्ली जगह है वो कोई स्टेट नहीं है अभी तक, तो स्टेट नहीं है, इस वजह से यहाँ का जो पुलिस फोर्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट इसको होल्ड नहीं करती है, ये चीज़ लोगों को पता होनी चाहिए। क्यों नहीं होल्ड करती, क्योंकि ये ड्यूटी है। जैसे कि आप देखोगे, आप अगर यहाँ से अगर दमन एंड दीव की बात कर लो और अंडमान एंड निकोबार की बात कर लो, या फिर आप जो है पौंडीचेरी की बात करो, तो उस एरिया में जो पुलिस आपको दिखेगी ना, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, मतलब वो वहाँ के एरिया की गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाई गई है वो पुलिस फोर्स। वो बेसिकली उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रिक्रूटमेंट बॉडी रही है, वही उनको आप सैलरी देती है, अलाउंस देती है, और वही उनको रिक्रूट करती है। तो ये डिफरेंस समझिए, अगर आप इंडिया में रहते हो तो 2 डिफरेंस है, एक आप लोगों का स्टेट गवर्नमेंट से चल रहा है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट से चल रहा है, और यूटीज़ के अंदर अलग से एडमिनिस्ट्रेशन बना रखे हैं। हालांकि यूटीज़ को जो चलाने वाले होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आप कह सकते हो प्रेसिडेंट उस एरिया को संभाल रहे होते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझना जरूरी है। आप ये ना समझे कि यूनियन टेरिटोरी की अलग गवर्नमेंट होती है, अगर होती भी है तो वो लोग पुलिस फोर्स को नहीं संभाल रहे होते वहाँ पर, जैसे आप यहाँ से समझ रहे हो, जैसे दिल्ली में नहीं संभाल रहे। वहीं अगर आप लोग केरला में चले जाओ तो केरला एक स्टेट है, तो अगर आप केरला में अगर पुलिस रिक्रूटमेंट देखोगे तो वहाँ पर आपको स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल पर दिख जाएंगे। ठीक है,
है। तो ये डिफरेंस समझा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा इसको ध्यान रखें। इस वीडियो में आपके साथ नोटिफिकेशन डिस्कस होगा सीपीओ का, यानी कि एसआई रिक्रूटमेंट, चाहे वो दिल्ली डीपी का हो या फिर सीएपीएफ के फोर्सेज का हो, पूरा नोटिफिकेशन आ गया है। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फॉर्म की डेट, फॉर्म की फीस, सैलरी क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इस बार सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, एग्जाम मोड क्या होगा, इसके अलावा फिजिकल के लिए कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, मेडिकल कैसे हो सकता है इस बार, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या कुछ चाहिए होगा, इसके अलावा जो भी नोटिस में सारी बातें हैं, मतलब फॉर्म भरने से लेके वैकेंसी मिलने तक का सारा प्रोसेस इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। समझ आ जाए तो आगे लोगों तक पहुँचा भी देना। इसके अलावा शेयर तो जरूर करना खासकर। इसके अलावा कमेंट में बताना कोई भी आपका कोई भी ऐसा डाउट हो, इससे जुड़ा हुआ है किसी और चीज़ से जुड़ा हुआ, बता सकते हो। और साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हो कि अब नई ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पे काम किया जाए आप लोगों के लिए, ठीक है। चाहे वो रिक्रूटमेंट से जुड़ा हो, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियों का हो, एडमिशन का हो, जॉब्स का हो, बिजनेसेस का हो, या किसी भी चीज़ का हो, आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि अब आगे आप लोगों को नेक्स्ट क्या चाहिए, ठीक है। आपके सजेशंस को हम ध्यान में देते हैं, उसके बाद ही हम उसके आगे फिर उसमें प्रोसेस करेंगे कि फिर किस चीज़ पर आपको देना चाहिए आगे की जानकारियों को, आगे का कंटेंट क्या हो आप लोगों के लिए, उसके लिए हम आपसे मांग रहे हैं। बाकी तो हम आप लोगों के साथ है ही हर चीज़ में, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। पूरे इंडिया की वैकेंसी नहीं, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई भी वैकेंसी लेनी हो, जॉब लेनी हो, किसी भी कारण किसी भी ऐसी पॉइंट हो आप लोगों का, जो भी हो पूरे वर्ल्ड में किसी भी वैकेंसी का हो, जॉब का हो, बिजनेस का हो, किसी भी चीज़ का हो, आप लोग कमेंट में बता सकते हो। उसके ऊपर वर्क करके आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना समझिए। मैंने आप लोगों को वीडियो के नीचे एसएससी का न्यू वेबसाइट का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक प्रोवाइड कराया है, और अप्लाई कैसे करना है उसका लिंक भी मैंने वीडियो के नीचे दिया है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें जाकर देख लेना अच्छे से, और समझ आ जाए तो अप्लाई कर लेना। फॉर्म आज चालू हो चुका है, फॉर्म चल रहा है, इसका फॉर्म जल्द ही क्लोज हो जाएगा, तो फॉर्म भर लेना। एक चीज़ और बता दूँ, इसी समय इंडिया देश के अंदर फेज़ 12 का भी फॉर्म चल रहा है। फेज़ 12 का फॉर्म 18 मार्च को क्लोज होगा। उसके अंदर मिनिमम कैंडिडेट सिर्फ 10th पास चाहिए किसी भी पोस्ट को लेने के लिए। हालांकि कुछ पोस्टें ऐसी है जो 12th पास और ग्रेजुएट्स की है, मास्टर्स पीएचडी वालों के लिए भी है, ठीक है। तो उसके अंदर वैकेंसी आई है 2050 वैकेंसी उसके अंदर आई है, और इस रिक्रूटमेंट में 4190 के करीब वैकेंसी इस रिक्रूटमेंट में आई है। तो सारा कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। और रजिस्ट्रेशन नई वेबसाइट पे नहीं किया तो कर लो, मैंने वीडियो दे दिया है। फेज 12 का फॉर्म भर के वीडियो दे दिया है, इसका भी फॉर्म भर के मैं आपको जल्द ही दे दूंगा, तो आज ही दे दूंगा, तो आप फॉर्म भर लेना, ठीक है। चलिए, आप वेबसाइट पे आते हो, यहाँ आपको नोटिस दिख जाएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर आना है, आगे देखिए ये हमारा कैंडिडेट लॉगिन है। बेसिकली हमारा यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रखा है, ठीक है। एसएससी पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो रखा है। आप कहोगे आपने रजिस्ट्रेशन कैसे किया है, डिटेल्स कैसे आ रही हैं आपकी, तो सिंपल सी बात है भाई, ये जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल आप देख पा रहे हो, ये मैंने ओटीआर करके आपको दिया था, वहाँ से आप कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है, मैं अपने पेज पर लॉगिन हूँ, मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर अपना दिख रहा है, मेल आईडी और सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं लॉगिन पेज पर हूँ, मैं अपने डैशबोर्ड पर हूँ। अब मुझे यहाँ पर ये साफ दिखा रहे हैं कि 2 फॉर्म अभी चल रहे हैं। तो मेरे को अगर एसआई पे अप्लाई करना होगा तो मैं इस पर अप्लाई पे क्लिक करूँगा, ठीक है। इनका फॉर्म कब तक चलेगा, अब आप लोग पूछोगे कि एसआई का फॉर्म कब तक चलने वाला है, तो एसआई का कल से फॉर्म चालू हुआ था, और ये 28 मार्च को क्लोज हो रहा है फॉर्म, यानी आज से भी आप देखोगे तो 25 दिन का समय आप लोगों को इस फॉर्म पे दिया है। इस फॉर्म पे वैकेंसियाँ ज़्यादा हैं, और इनको पता है कि ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट ये भी है और फेज 12 भी है, इसलिए फॉर्म लोगों को ज़्यादा मिला है, समय जो है फॉर्म भरने का ज़्यादा मिला है। आप देख सकते हो इसमें फॉर्म भरने का समय 28 मार्च दिया है, यानी कि आपके पास जो समय है वो करीबन 25 दिन का समय इन्होंने इस फॉर्म पर दिया है। काफ़ी अच्छा समय है, अगर ऑनलाइन में हो तो 25 दिन भी काफ़ी है, ठीक है। आप लोग देखोगे इन्होंने कहा है सारे हमने यहाँ पर आप पहले नोटिस पढ़ें अच्छे से, उसके बाद ही फॉर्म भरें। तो फिर इस पर आपको लोगों को टिक कर देना और कहना है कि ठीक है फिल फॉर्म, मेरे को फॉर्म भरना है। तो हम आ गए डायरेक्ट फॉर्म भरने की तरफ। तो ये सारे प्रोसेस होंगे फॉर्म भरने के लिए। देखिए, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और ये सारी चीज़ें, फ़ोटो अपलोड, ठीक है। उसके बाद फॉर्म का प्रीव्यू और फॉर्म जमा, ठीक है भाई। और पेमेंट एंड में हो जाता है। पेमेंट 100 रुपये का चार्ज होता है। एसएससी के हर रिक्रूटमेंट पे 100 रुपये का ही चार्ज होता है। मतलब सिर्फ कैंडिडेट को सिर्फ 100 रुपीज़ देने होते हैं, वो दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ के अंदर एसआई पे अप्लाई कर सकता है। तो ये चीज़ें समझ आ रही होंगी तो अच्छी बात है, नहीं समझ आए तो थोड़ा और एक बार इसका वीडियो देखो, मैंने आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करके दिया हुआ है। इस वीडियो में हम जा रहे हैं डायरेक्ट फॉर्म भरने
के लिए अगले वीडियो में जाएंगे, इस वीडियो में नोटिफिकेशन कवर करेंगे। सबसे पहले समझिए, देखिए सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट है दिल्ली पुलिस और CAPF 24 में, उसके अंदर इन्होंने कहा है फॉर्म भरेंगे 28 मार्च तक, और 29 मार्च तक हम लोग फॉर्म की फ़ीस आखिरी आपसे एक्सेप्ट करेंगे। 30 और 31 मार्च में आप लोग फॉर्म में जो गलतियाँ हुई हैं उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 9, 10 और 13 मई को होगा, और ये डेट पहले ही आ गई थी एग्ज़ाम कैलेंडर में कि इस दिन एग्ज़ाम होगा, 9, 10 और 13 मई। ये इनकी, आप मान सकते हो कि इनका ये फाइनल डेट है, ठीक है। मई में ही एग्ज़ाम हो जाएगा आपका, 2 महीने बाद ही इसमें एग्ज़ाम हो जाएगा, पहला फेज़, ठीक है। पहला फेज़ होगा ये स्टेज 1 है। इसके बाद ये लोग आपका सेकंड स्टेज भी लेंगे, मतलब कि आपको पता है कि SI रिक्रूटमेंट के लिए ना कि सिर्फ एग्ज़ाम जरूरी है, फिजिकल, DV, मेडिकल, बाकी चीज़ें भी निकालनी जरूरी है। बस 2-3 स्टेज है, निकाल दिए तो वैकेंसी मिल जाती है। SSC ने कहा है कि यहाँ पर ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कराएगी वो, यहाँ पर जो कि आप लोगों का SI के लिए कराएगी, और सेम SI के लिए ही दिल्ली पुलिस में और CAPF के अंदर इनको चाहिए, ठीक है। इन्होंने साफ साफ यहाँ पर कहा है जो लोग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं अमॉन्ग्स, जैसे मान के चलो आप लोग कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, चाहे वो CAPF में हो या दिल्ली पुलिस में हो, ठीक है, या फिर आप लोग ASI हो दिल्ली पुलिस में ही, और आपको मिनिमम 3 साल का आपने सर्विस दे दिया है, उधर काम कर दिया है, तो हु शैल नॉट बी मोर देन 30 एज, और ठीक है, और जो लोग 30 साल से ज़्यादा नहीं है तो उन लोगों को इन्होंने कहा है 30 साल तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। सेम आपको OBC में कहा है 33 एज तक, और 35 SC ST तक ऑफ एज एज क्रूशियल डेट मे ऑल्सो अप्लाई फॉर फिलिंग अप ओपन एंड डिपार्टमेंटल वैकेंसीज SI एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल, और डिटेल्स ऑफ पोस्ट एज पर अंडर। देखिए मैं आपको सिंपल बता देता हूँ क्या कह रहे हैं ये, मैं आपको बताता हूँ। ये कह रहे हैं, मान के चलो आप लोगों को ये वैकेंसी चाहिए, इस SI रिक्रूटमेंट की आपको वैकेंसी चाहिए, आप लोग दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल या ASI हो, और आपको SI पोस्ट चाहिए, इस रिक्रूटमेंट में जाना है, तो आपको लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को सिंपल सी बात है, आप लोग भी फॉर्म भर सकते हो। पैरा नंबर 5.1 पढ़ना, उसके अंदर आपके लिए जानकारियाँ लिखी हुई हैं। इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर कही है, जो आप लोगों की सब इंस्पेक्टर रिक्रूट होंगे यहाँ पर, जो CAPF के अंदर रिक्रूट होंगे वो जनरल ड्यूटीज़ के लिए होंगे, है ना, और सब इंस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस में होंगे मेल फीमेल दोनों ही, वो एग्जीक्यूटिव में जाएंगे। आपको बता दूं जो CAPF में SI होते हैं उनको जो सैलरी मिलता है लेवल 6 का मिलेगा, यानी कि उनको मिलेगा 35,000 से लेके 1,12,000 तक, यानी करीबन पर मंथ आपको 40,000 रुपये प्लस मिलेंगे। ये ग्रुप B में पोस्ट है, ये गैजेटेड और मिनिस्ट्रियल पोस्ट नहीं है, मतलब आप एक ऐसे पोस्ट पे नहीं हो कि आपके साइन स्टैंप ये सब आपकी मानी जाए, या आप लोगों के कोई भी ऑर्डर पास कर दिया, इस तरीके के नहीं हो आप लोग। एक गैजेटेड पोस्ट नहीं है, मिनिस्ट्रियल पोस्ट नहीं है। सेम अगर आप लोग दिल्ली पुलिस में जाते हो सब इंस्पेक्टर के लिए इसी रिक्रूटमेंट से, तो आपके सैलरी में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आपका ग्रुप C का पोस्ट है, मतलब आप लोगों को ग्रुप C का पोस्ट है दिल्ली पुलिस के अंदर आप लोगों का, ठीक है। अब बात आती है टेंटेटिव वैकेंसीज। तो मैं आपको बता देता हूँ दिल्ली पुलिस में जो इस बार के मेल, यानी कि जो अपने भाई लोग रिक्रूट हो रहे हैं वो 125 लोग रिक्रूट होंगे, जिसमें से 12 लोग तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ही होंगे, मतलब 12 लोग ऐसे होंगे जो दिल्ली पुलिस के अंदर ही कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ये सब लोग होंगे, उनको ही मिल जाएंगी ये 12 वैकेंसियाँ जो दिल्ली पुलिस में पहले से ही हैं। ठीक है, लेकिन उनको ऐसे नहीं मिलेगी, उनको भी रिक्रूटमेंट निकालना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर आता है दोस्तों आप लोगों का एक्स सर्विसमैन। अगर आप लोग नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में काम करके आए हो तो आपकी वैकेंसी भी यहाँ साइड में लिखी हुई है, आप भी दिल्ली पुलिस में जा सकते हो, आपकी वैकेंसी लिखी है। मैं आपको बता देता हूँ ओपनली, अगर वो लोग जो अभी करेंटली कहीं और जॉब कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस में नहीं कर रहे हैं, और उनको ये वैकेंसियाँ चाहिए, तो उनकी 101 वैकेंसी आई हैं ओपनली। 101 वैकेंसी SI की आई हैं, 45 जनरल से, OBC से 24, SC से 13, ST से 7, EWS से 12। सभी लोग अपनी वैकेंसियाँ रीड कर लें। सेम महिलाओं की वैकेंसी 61 है। इस बार जो SI महिलाएँ बनेंगी दिल्ली पुलिस में वो 61 बनेंगी, सिर्फ 61 SI रिक्रूट होंगी महिलाएं पूरे दिल्ली में, इतनी ही रिक्रूट होंगी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली वाली लोगों को ही ये रिक्रूटमेंट मिलेगी, पूरा इंडिया इस पे एलिजिबल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। CAPF के अंदर इस बार की जो 7 फोर्सेज में से 5 फोर्स पर रिक्रूटमेंट हो रही है। BSF में 892 SI चाहिए। सेम CISF के अंदर आप लोगों के 1597 SI चाहिए। मेल फीमेल अपने अपने वैकेंसी कैटेगरी वाइज समझ लें। CRPF का आप देख सकते हो, ITBP, SSB, मैंने बोला था ना सीमा SSB है ये लोगों का, इसका फुल फॉर्म होगा सीमा सुरक्षा बल। इसका आप देख सकते हो 62 वैकेंसी हैं, तो टोटल आप लोगों का आ गया
4001, ये 4001 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ CAPF की है। दिल्ली पुलिस की भी अगर आप इसमें जोड़ते हो तो टोटल आपके पास जो नंबर आएगा वो 4187 वैकेंसी आ जाएंगी। ठीक है, ये वैकेंसी टेंटेटिव है, हो सकता है भाई जब तक लोगों को रिजल्ट आए, ज्वाइनिंग मिले, लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, जब वो ज्वाइनिंग करवाने जा रहे हो तब पता लगा हो कि ये वैकेंसी 5000, 5300, 5700, 5103, 5213, कुछ भी वैकेंसी का नंबर हो सकता है, कम भी हो जाए, हो सकता है 3811, 3902, कोई भी नंबर आ सकता है सामने। ठीक है, तो उसके लिए आप चिंता मत करें, वैकेंसियाँ चेंज होती हैं, हर बार होती हैं। ठीक है, फाइनल रिजल्ट तक होती ही हैं, 2-4 आगे पीछे हो ही जाती हैं। रिजर्वेशन इनमें कैसे रहेगा, तो SC ST हो, OBC हो, EWS हो, किसी भी रिजर्वेशन में आ रहे हो, किसी भी कैटेगरी का रिजर्वेशन लोगे तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि ऑल इंडिया रिजर्वेशन है। यानी SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, उसकी एज में रिलैक्सेशन है, प्लस उसका वैकेंसी भी उसको मिल जाएगा ऑल इंडिया रिजर्वेशन से। ठीक है, इस रिक्रूटमेंट में ऑल इंडिया रिजर्वेशन चलेगा। बाकी आप लोग ये पॉइंट यहाँ से रीड कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है हैविंग सर्व्ड इन द स्पेशल फोर्स। ठीक है, नेवी फोर्स हु हैव वर्क इन द स्पेशलाइज्ड कमांडो टाइप यूनिट। ठीक है, वही सब रिजर्वेशन से जुड़े हुए बातें लिखे, इस पॉइंट को आप रीड कर लेना, हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है। आप देखो, इतना समझो, इंडिया में अगर आप सिटीजन हो, इंडिया देश में किसी भी यूटी किसी भी स्टेट से हो और आप इंडिया देश के सिटीजन हो, मान लो आपको पता है कि भाई मैं तो इंडिया में रहता हूँ, मेरे को इतना तो पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं सिटीजन हूँ या नहीं इंडिया का। इसके लिए सिंपल सी बात है, सिटीजनशिप अप्लाई होता है, अप्लाई करने का वीडियो दे दूंगा, अप्लाई कर लेना। हालांकि अगर आपके पास अभी अप्लाई नहीं है तो आप इस रिक्रूटमेंट को छोड़ दो, 25 वाले में डालना है ना, और जिनके पास सिटीजनशिप है तो डाल देना। इंडिया के नहीं हो, दूसरे देश के हो, सपोज नेपाल के हो, भूटान के हो, फॉर्म डाल सकते हो। कंडीशन यही है कि आप अब इन देशों से इंडिया में आ गए हो, परमानेंटली रह रहे हो, बस इतना चाहिए। ठीक है, और बड़ा आसान होता है किसी भी कंट्री का सिटीजनशिप अप्लाई करना। जरूरी नहीं है कि कैंडिडेट उसका जन्म जो है बाय बर्थ उसका उसी धरती पर हुआ हो, उसी जगह पर हुआ हो, इतना जो है जरूरी नहीं होता। ठीक है, सिटीजनशिप कोई भी ले सकता है, पूरे विश्व में किधर भी जाके ली जा सकती है सिटीजनशिप, कोई आपको मना नहीं करता। उनकी कंडीशन एलिजिबिलिटी होती है, उससे आप ले सकते हो, और डेफिनेटली कोई मना कर भी नहीं सकता क्योंकि सिटीजनशिप एक ऐसा अधिकार है जो हर कोई ले सकता है, ना कि सिर्फ अपने देश में, दूसरे देशों में भी जाकर ले सकता है, वो किसी भी देश में जाकर लिया जा सकता है। इसकी कोई भी जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं होते किसी के ऊपर भी। एज लिमिट में आपको बता देता हूँ, 1 अगस्त 2024 को जिसकी भी एज 20 है, 20+ है, फॉर्म भरेगा, 25 से कम है फॉर्म भर देगा। ठीक है, हाँ, एज का क्राइटेरिया इन्होंने बिल्कुल एक स्पेसिफिक रख दिया, मतलब इनको बिल्कुल एज वाइज इनको इसी वर्ग के लोग चाहिए, मतलब इसी यूथ के लोग चाहिए। बेसिकली इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है, इन्होंने रखा है कि जो कैंडिडेट 1 अगस्त 2024 में 20+ 25 बिलो है फॉर्म भरेगा, इसके बीच का कैंडिडेट फॉर्म भर देगा। इससे जो भी ऊपर आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, फॉर्म नहीं भरेंगे इस दिन पर। ठीक है, अब एक बात बता देता हूँ, कोई कैंडिडेट कहेगा मैं तो 27 एज का हूँ, तो भाई अगर आप SC ST हो तो जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर लो SC ST का, उसको अप्लाई करके जल्दी से जल्दी जाकर SDM DM या जहाँ से भी बनता है उसको वेरीफाई करा लो और उस सर्टिफिकेट को लगा दो। आप लोग 25 साल तक फॉर्म भर सकते हो। वहीं OBC NCL तो 28 तक फॉर्म भर सकते हैं, डिसेबल्ड वाले तो भाई 35 तक फॉर्म भर सकते हैं। अब बात ये आती है कि क्या डिसेबिलिटी वालों के लिए ये वैकेंसी है, तो हम अगर ऊपर वैकेंसियों का चार्ट देखें तो आप देखो यहाँ पर डिसेबिलिटी का कहीं कुछ नहीं लिखा। ठीक है, हम अभी आगे समझेंगे, मुझे नहीं लगता ये वैकेंसी डिसेबिलिटी इसके लिए होती है, बाकी हम एक बार इसको देखेंगे। अगर आपकी होगी तो आपके 10 साल रिलैक्सेशन रहेंगे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें रहेंगी, तो आप ये सारे पॉइंट रीड कर लें एज वाइज। SC ST OBC सबका इन्होंने बता दिया। देखिए, इन्होंने बता दिया कोई वो महिला जो कि विडो है, डाइवोर्स, मतलब वो महिला है जो कि विधवा है, बेसिकली उसका हस्बैंड अब है नहीं इस दुनिया में, वो महिला, या फिर वो लोग जो लोग ऐसी महिलाएं जिनके अपने पति के साथ डाइवोर्स्ड है, बेसिकली उनका पति अलग रह रहा है, वो अलग रह रहे हैं, और वो कागजी प्रूफ पर, मतलब कि वो डॉक्यूमेंट के प्रूफ में वो लोग अलग है, तो वो लोग ऐसे में महिला अगर आप उनमें से आते हो तो 35 एज तक आपको फॉर्म भरने का लिए इन्होंने बोला है। सेम अगर आप लोग महिला हो और इन्हीं सब कैटेगरी में आ रहे हो और आप SC ST भी हो तो अपने 5 साल वो भी आपको मिलेंगे, मतलब उसका नुकसान नहीं हुआ, SC ST भी आपके पास है। और विधवा वाला जो बेनिफिट है आपका एज वाइज अप्लाई करने के लिए इस वैकेंसी पर, वो एज यूजुअल है। तो ठीक है, तो दोनों ही फायदे हैं आप लोगों के लिए, तो सभी चीज़ें आप यहाँ से देखो, ना कि
बाकी सिर्फ मैं उन लोगों को कह रहा, सभी को कह रहा हूँ कि अपने अपने रिलैक्सेशन रिजर्वेशंस के फ़ायदे देख लिया करो। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि यार एज तो 25 दी है, लोगों को पता है कि वो SC ST में आते हैं, लेकिन उनको पता है कि यहाँ तो 25 एज दिया है तो हम तो फॉर्म भर ही नहीं सकते। उनको ये बात पता होनी चाहिए कि SC ST में 5 साल एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है, तो ये उनको फ़ायदे मिलते हैं, ये सब चीज़ें रहती हैं। अब बात बता देता हूँ डेट ऑफ बर्थ। आप जो आपके 10th क्लास के जो 10वीं यानी कि जो आपने 10 क्लास करा है स्कूल में जाके, उस क्लास के सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है, जो भी एज लिखा है कि किस ईयर के किस महीने के किस दिन इसका बर्थ हुआ, वही एज माना जाएगा। ठीक है, तो 10th पे अगर गलतियां भी हैं तो उसको सुधरवा लेना, क्योंकि फॉर्म लास्ट डेट से पहले आपको अप्लाई कर लेना है 28 मार्च से पहले, और इसको पहुंचा देना लोगों तक, समझ आ जाए तो सारी जानकारियां। ये पॉइंट आपके लिए लिखे हैं, इसको आप देख लेना ध्यान से। ये सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स के बारे में कुछ बता रहे हैं, OBC कौन होते हैं उन सब के बारे में बताया। क्वालिफिकेशन बताए तो ऐसा ही रिक्रूटमेंट के लिए कैंडिडेट के पास सिर्फ बैचलर डिग्री हो। कैंडिडेट BCA BCom BBA BTech भी, आर्किटेक्चर भी, प्लानिंग और कोई सा भी BA कर रखा है उसने, ठीक है, या फिर उसने BCom कर रखा है, बेसिकली वो अगर MSc MCom भी कर रखा है तो वो बेसिकली मास्टर करके बैठा है, तो इसका मतलब ये है कि वो बैचलर पहले से कर रखा है उसने, तो वो इन वैकेंसी पे एलिजिबल है। मतलब ऐसा ही रिक्रूटमेंट के लिए सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड से बैचलर कर रहा है और वो 1 अगस्त 2024 से पहले कर चुका हो, इतना ध्यान रखें। अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हम अपने फाइनल ईयर में हैं, अपना बैचलर कर ही रहे हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो सेमेस्टर्स होते हैं फाइनल ईयर वाले, वो जून जुलाई तक उनका कॉलेज का काम खत्म हो जाता है, डिग्रियों का मतलब बेसिकली कोर्सेज का, उस समय सेमेस्टर एंड हो रहे होते हैं, तो जून तक जुलाई तक इनके जो है एकेडमिक ईयर खत्म होते हैं कॉलेज वालों के। तो ये इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपका तब तक एग्जाम हो जाए फाइनल वाला, ठीक है, तो आप फॉर्म डाल देना, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओगे तब आपको इनको दिखाना होगा कि भाई जब आप फॉर्म भर रहे थे तब तो आप अपीयर्ड थे और अब आप पास आउट हो। ठीक है, ओपन लर्निंग वाले, डिस्टेंस लर्निंग वाले फॉर्म नहीं डालेंगे, इस पर साफ साफ मना कर रहा हूँ आप लोगों को। देखिए वैसे यहाँ लिखा भी हुआ है, जिनका इस तरीके से है, ओपन लर्निंग वाले और डिस्टेंस लर्निंग वाले फॉर्म डाल सकते हैं अगर उनका उनका जो उनकी जो डिग्री है, जो क्वालिफिकेशन का उनका मार्कशीट्स है, वो उनको जो है UGC एक्ट 1956 के अंदर अगर उनका आ रहा है तो वो लोग फॉर्म डाल सकते हैं। तो इस एक्ट को भी पढ़ना पड़ेगा। मेनली बात ये है ना दोस्तों, नोटिफिकेशन के अंदर काफ़ी सारे एक्ट को कह देते हैं कि भाई रेफर टू दिस एक्ट, रेफर टू दिस अमेंडमेंट। क्यों कह देते हैं? क्योंकि भाई इनको पता है कि नोटिफिकेशन कितना लंबा है। अब एक एक्ट को भी पढ़ने जाना होगा आप लोगों को, अब आपके लिए जो एक्ट लग रहा है उसको जा जाके अपने अपने पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप लोग अगर ओपन और डिस्टेंस लर्निंग से अगर पास आउट हैं और सेम किसी भी डिग्री में, तो आपको सिंपल कहूँगा कि आप इस एक्ट को जाकर पढ़ लो, 1956 का UGC वाला सेक्शन 3, उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट अगर साफ साफ लिखा है कि आप एलिजिबल हो तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो एक्ट हम इधर डिस्कस नहीं कर रहे, आप उसको देख लेना एक बार। ठीक है, हाँ, तो ओपन वालों से कहूँगा कि आप लोग एलिजिबल हो या नहीं उसका थोड़ा चेक करें, थोड़ा एक बार इधर से उधर देखें, इस बात में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या इसके अंदर होना है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर एक और कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसको आप देख सकते हैं। सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए, CAPF और SI दोनों ही, SI में, CAPF में भी, दिल्ली पुलिस में भी इतना ही चाहिए। ठीक है, जो मेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के SI के लिए, उनको इन्होंने ये कहा है कि मेल कैंडिडेट्स के पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। मतलब उनके पास जो है आप लोगों का लाइट मोटर व्हीकल का, आप लोगों का जो है या तो मोटरसाइकिल का या कार का, दोनों का ही, मतलब चार, जिस गाड़ी के 4 जो है टायर होते हैं वो, या फिर मोटरसाइकिल जिसके 2 टायर होते हैं, उन गाड़ियों के आपके पास LMV होने चाहिए। मतलब कि लाइट मोटर व्हीकल्स के जो है आपके पास लाइसेंस हो। क्यों होने चाहिए? और ऑन द डेट जब आपका फिजिकल होगा ना दोस्तों, तब आपसे मांग सकते हैं ये। और ये दिल्ली पुलिस वालों को कह रहा हूँ, आप लोगों को इसमें लेना है तो आप लोगों को दिल्ली पुलिस वालों के लिए, इसके लिए आप लोगों के पास लाइसेंस होना चाहिए। सिर्फ मेल के पास होना चाहिए, महिला को अगर चाहिए ये वैकेंसी, उसके पास लाइसेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भर सकती है वो और उसको मिल सकती है वैकेंसी। लेकिन जो वहीं पर अगर दूसरे लोगों की बात करें, तो अगर आप भाई लोगों से साफ कहूँगा, नहीं है तो लाइसेंस बनवा लेना, फिजिकल के समय ही आपसे मांग लेंगे। ठीक है, सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए, CAPF में नहीं लेंगे आपसे। इन्होंने साफ करा है, क्योंकि उनकी जनरल ड्यूटी में आप ऐसा ही वहाँ पर जनरल ड्यूटीज़ में आएंगे। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई कैसे होगा, मैं इसका वीडियो दूंगा। रजिस्ट्रेशन मैंने करा ही दिया है, OTR का, और जो आपका बाकी फॉर्म भरने का प्रोसेस है उसका वीडियो दे दूंगा। बाकी इन्होंने आगे बताया कि कैसे अप्लाई करना है, इसी में बताया हुआ है फाइल में। ठीक है, तो ये सब रीड कर लेना। फॉर्म की फ़ीस सिर्फ 100 रुपये ली जाएगी। वही अगर आप SC SC से हो और आप रिजर्वेशंस में हो तो आपसे फ़ीस बिल्कुल नहीं होगी, आप फ्री में फॉर्म भरोगे इसको। ठीक है, फॉर्म भरते समय ऑनलाइन भरा जाता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, भारत पे, गूगल पे, पेटीएम या कोई भी इंटरनेट पे जुड़ी हुई इंटरनेट बैंकिंग के जो भी ऑप्शन मिल रहे हैं वहाँ से पेमेंट हो जाएगा, फॉर्म जमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस है आपके, एक बार इसको रीड कर लें, आपके लिए काम करेंगे। अब बात आती है एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ हो सकता है। ये एग्ज़ाम आपका होगा, आपको बता देता हूँ,
ये एग्ज़ाम आप लोगों का जो होगा वो होगा आगरा में होगा। देखिए आपका सेंट्रल रीजन, आपके जो एसएससी के रिक्रूटमेंट्स के एग्जाम होते हैं वो आते हैं ईस्टर्न रीजन, इंडिया देश के ईस्टर्न रीजन की साइड, सेंट्रल रीजन की साइड, नॉर्थर्न रीजन। आप देखोगे नॉर्थर्न रीजन आता है, फिर KKR कर्नाटका केरला का अलग रीजन है, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन NER आ जाता है, जहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट वाले रीजन आते हैं, यानी वो वाले स्टेट, वो वाले यूनियन टेरिटोरी जहाँ का एरिया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आता है, तो उनके अलग सेंटर्स आते हैं, तो इनके अलग अलग लिस्ट आते हैं। मैं आपको सिंपल यही कहूँगा कि आप देख लो आगरा और प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, ये सारे यूपी स्टेट में जगह हैं, और इन जगहों पर ये आपके सेंट्रल रीजन में आते हैं, और कुछ इसमें बिहार की भी होंगी, जैसे पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, ये पटना के अंदर आती हैं, और गया भी वहीं आता है। तो आप देख सकते हो कि ये सब वो जगह हैं जो यूपी और बिहार स्टेट के अंदर आती हैं, तो इन जगहों पे आपके सेंटर होंगे। बेसिकली ये आपको इसलिए दी गई है लिस्ट, जिससे आप ये समझ लो कि स्टेट के इन एरियाओं के अलावा आप लोग किसी और जगह सेंटर देख ही नहीं पाओगे इस एग्जाम के, यहीं पर एग्जाम होगा। सेम ईस्टर्न रीजन में भी इन्होंने लिखा है पोर्ट ब्लेयर, रांची, भुवनेश्वर और कोलकाता, इन जगहों पर आप लोगों का सेंटर रहेगा। जो लोग झारखंड से फॉर्म डाल रहे हैं, ओडिशा और इन जगहों से डाल रहे हैं, उनसे साफ कहूँगा कि आपका सेंटर यहीं होगा, इसके अलावा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आप लोग इन दूसरी जगहों पर भी जा सकते हैं अपना एग्जाम देने, पूरे इंडिया में कहीं भी आप लोग सेंटर डाल सकते हो अपना, वहाँ पर अपना एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें सेंटर्स रीड कर लेना पूरे इंडिया में करीबन। अगर मैं इस सेंटर्स की बात करूँ एक्चुअल सेंटर की, जैसे आगरा है तो आगरा में भी हो सकता है 10-10, 15-15 जगहों पर, स्कूल में, कॉलेज में, या फिर बेसिक तो वैसे तो कंप्यूटर पे एग्जाम है, तो मान लीजिए आगरा में बड़े बड़े सेंटर्स पे एग्जाम हुआ, प्रयागराज में सेंटर्स पे एग्जाम हुआ, तो हम मान सकते हैं कि भाई आगरा में 5-5, 10-10 सेंटर लोगों के देखे गए, झांसी में सिर्फ 2 ही सेंटर देखे हमने पूरे झांसी में, कानपुर में हमने देखा 10-10 सेंटर हो गए, तो ऐसा हो सकता है। तो आप ये ना समझे कि आगरा मतलब आगरा में एक ही सेंटर होगा, हो सकता है 4-4 सेंटर भी हो जाए। तो अगर मैं ऑलमोस्ट सारे सेंटर्स की एक्चुअल लिस्ट बता दूं कि भाई टोटल कितने सेंटर इस बार एग्जाम के हो सकते हैं, तो उसकी संख्या आप मान सकते हो कि करीबन 400-500 के करीब जा सकती है। जी हाँ, इतनी सेंटर्स की संख्या जा सकती है, 300-400 इतना जा सकता है नंबर, ठीक है। क्योंकि पूरे इंडिया पे सेंटर रखेंगे ना ये लोग, तो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम जगह पर रहेंगे। महाराष्ट्र वाले अपना यहाँ से देख लेंगे, देखिए महाराष्ट्र वालों का भी इन्होंने दिया हुआ है। महाराष्ट्र, अब आप कहोगे दिल्ली पुलिस के लिए महाराष्ट्र के लोग फॉर्म डालते हैं भाई, बहुत लोग अपने एक जगह से दूसरे जगह के लिए फॉर्म डालते हैं, और ऐसा भी होता है कि अगर उनको अपने वहाँ वैकेंसी नहीं दिख रही होती तो वो डालते हैं। हालांकि अभी क्या है, महाराष्ट्र में एसआई का तो नहीं पता, कांस्टेबल रिक्रूटमेंट वहाँ अभी आ रखा है, कल से उसमें फॉर्म चालू हो रहा है, उसमें वैकेंसियों की संख्या 19,000 के करीब है। जी हाँ 19,000, फिर समझ रहे हैं भाई, 19,000 लोगों को वैकेंसी मिलेगी वहाँ, 19,000 लोगों को जॉब मिलेगी कांस्टेबल पर, मतलब गवर्नमेंट जॉब होगी, पुलिस विभाग में होगी, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो लोग होंगे, ठीक है। तो वो लोग भी भर रहे हैं वहाँ पे फॉर्म, कल से भरेंगे वो लोग सभी फॉर्म, कल नहीं आज से उनका फॉर्म चालू हो रहा है, 5 मार्च लिखा है। तो आप लोग कांस्टेबल पर फॉर्म डाल सकते हो, महाराष्ट्र में भी ऑल इंडिया एलिजिबल रखा है कांस्टेबल पर, जैसे ये लोग रख रहे हैं वैसे वो लोग भी रख रहे हैं, और मोस्टली ऑल इंडिया एलिजिबल रहने से फ़ायदा हो जाता है, लोगों को अपने एरिया में वैकेंसियाँ नहीं दिखती तो वो शिफ्ट कर जाते हैं, आपको पता ही है, वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ से सारी चीज़ें समझ सकते हो कहाँ कहाँ पर सेंटर होंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए इसमें क्या रहेगा, पेपर 1 होगा आप लोगों का पहले, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड PST PET होगा, फिर पेपर 2 होगा, फिर डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम होगा, और उसके बाद ये सारे स्टेज हो जाने के बाद आप लोगों का फिर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद DV, और फिर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। इस तरीके से प्रोसेस चलता है। पेपर 1 में आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएंगे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, GK और अवेयरनेस के 50-50, सब वही एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन 2 घंटे में हो जाएगा। पेपर 1 निकाला, पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन का 200 क्वेश्चन 200 नंबर में, 2 घंटे में कंप्लीट, ठीक है। इस तरीके से होता है। ये MCQ रहते हैं, सारे क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलते हैं, आप लोग किसी भी एक लैंग्वेज में कर सकते हो पेपर। एक चीज़ और बता दूं, पेपर 1 और इसका पेपर 1 पार्ट 1 2 3, जो आपका पेपर 1 का 1 2 3 पार्ट है, और पेपर 1 का, इसमें जो है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है हर गलत आंसर पे, मतलब कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के बाकी इन दोनों पर नेगेटिव मार्किंग होती है। कैंडिडेट ने अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत कर देता है वो, तो उसके मार्क्स नेगेटिव में डालते हैं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये बोल रहे हैं कि पेपर 1 का जो आप लोगों का पार्ट 1 2 3 है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में देंगे। बेसिकली पेपर 1 का जो पार्ट 4 है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, उसको तो इंग्लिश में ही देना पड़ेगा ना, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन तो इंग्लिश में ही कराओगे ना आप, या वो भी हिंदी में कराओगे, इंग्लिश में होगा वो, ठीक है। इस तरीके से होगा, और बाकी जो 3 पार्ट आपके रह गए वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। कहना यही है कि लैंग्वेज वाली चीज़ें तो लैंग्वेज में ही देंगे, बाकी सारी चीज़ें जो बच गई वो हिंदी इंग्लिश दोनों में देंगे पूरे इंडिया के सेंटर्स पे, ठीक है जी। नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोनों पेपर में 1/4 की, हर सही करने पर 1 नंबर, गलत
गलत करने पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है भाई। चलिए, मार्क्स स्कोर करे जिस भी कैंडिडेट ने इस एग्जाम में, वो नॉर्मलाइज होंगे, क्योंकि ये एग्जाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में चलेगा। जैसे आपने एग्जाम की डेट देखी 9, 10 और 13 मई है, यानी 3 दिन एग्जाम चलना है, और एक दिन में 2-2 शिफ्ट हम मान सकते हैं, तो एक से ज़्यादा शिफ्ट तो हो ही गई ना। तो यानी कि एग्जाम एक्चुअल मार्क्स नहीं देगा आप लोगों को, नॉर्मलाइज देगा, यानी परसेंटाइल में स्कोर देगा। बेसिकली वो पॉइंट टू पॉइंट मार्क्स देगा, जैसे कि 9 पॉइंट इस कैंडिडेट के मार्क्स आए 80.3.33, 80.3466, इस तरीके के इसके मार्क्स आए। तो ये कौन से मार्क्स है आप कहोगे, हमारे को तो 1 नंबर मिल रहे थे ना, तो ये पॉइंट पॉइंट में मार्क्स कैसे आ रहे? क्योंकि इन्होंने क्या करा, एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम हुआ, जिसको लेकर इन्होंने देखा किसी शिफ्ट में आसान पेपर, किसी में हार्ड पेपर, किसी में ज़्यादा लोगों ने एग्जाम दिया, किसी में कम दिया, और इस सब को देखते हुए एक फार्मूला यूज़ करके रिजल्ट आपका बना दिया। टेंटेटिव आंसर की वो होती है, एग्जाम हो गया, एग्जाम के हफ्ते भर के अंदर एक आंसर की निकाल दी, आंसर की में देख लिया भाई लोगों ने कि भाई हमने किस किस क्वेश्चन का आंसर सही किया है, किसका गलत किया है। अगर उसको लगता है कि भाई आंसर की जो दी है उसके अंदर आंसर गलत दिया हुआ है और हमारा आंसर सही है, तो उसको क्लेम करता है, हर क्वेश्चन पर 100-100 रुपए देकर वो जो है अपना क्लेम डाल देता है। फिर उसके बाद वो क्लेम के बाद फाइनल आंसर की में उसको पता लगता है कि उसके मार्क्स बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे। अगर वो उसका क्लेम सही होता है तो एसएससी आपका अमाउंट वापस भी करता है, आपके मार्क्स भी देता है आप लोगों को। लेकिन अगर क्लेम गलत निकलता है तो रुपए तो जाते ही है, स्पेशली खासकर, उसके अलावा नुकसान भी हो जाता है, मार्क्स नहीं बढ़ रहे होते। ठीक है, क्लेम अगर गलत होता है तो ना ही रुपए मिलते वापस, और मार्क्स तो वैसे भी नहीं बढ़ेंगे। ये इन्होंने कहा है नॉन रिफंडेबल होती है, वापस नहीं आती। लेकिन जनरली एसएससी करता ऐसा है कि जिन लोगों के मार्क्स बढ़ गए और उनका क्लेम सही निकला, तो ऐसों को वो पैसा वापस कर भी सकता है, सोच सकता है इसके बारे में। ठीक है, अब बात आती है, आप लोग नेशनल कैडेट कोप के अंदर गए हुए हो और वहाँ के आपका ABC में से कोई भी सर्टिफिकेट है, तो आप लोगों को बता दूं पेपर 1 और पेपर 2 में आप लोगों को जो है बोनस मार्क्स मिलेंगे। मतलब जितने मार्क्स का पूरा पेपर है उसका, उसके अंदर उसका 5% आप लोगों को मार्क्स का, उस टोटल मार्क्स का 5% एनसीसी सी सर्टिफिकेट को, बी वालों को 3%, इस तरीके से फ़ायदा मिलेगा। 3% मतलब क्या हो गया भाई, कोई पेपर 200 नंबर का हो रहा है, ठीक है, 200 नंबर का हो रहा है, तो उसका जो है आपको पता है कि 200 नंबर का आप 10% 20 हो जाएगा, तो यानी कि 5% कितना हो गया, 5% कितना हो गया, 10 हो गया, यानी 10 नंबर उसको ऐसे ही मिल जाएंगे अगर वो एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाला है। तो इस तरीके का फ़ायदा, हालांकि इन नंबरों से फ़ायदा है नहीं, 10 नंबर 5 नंबर से कुछ फ़ायदा नहीं हो जाएगा, इसलिए प्रिपरेशन करके निकाल लेना। एनसीसी सी भी इनके भरोसे ना मत रहना, ये मैं आपको कहूँगा। तो आपने एग्ज़ाम पैटर्न समझ लिया, 2 पेपर होंगे और फिजिकल होगा, डीवी होगा, मेडिकल होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। अब पेपर 1 में जो सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का, वो यहाँ पर दिया हुआ है, जिसके अंदर जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, और इसके अलावा ऑब्जर्वेशन और रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, और ये सारे पॉइंट आपके आएंगे। ये सारे टॉपिक आप ध्यान से देख लेना, सभी का सिलेबस इन्होंने यहाँ दिया हुआ है। ये पेपर 1 हो गया, पेपर 2 यहाँ पे हो गया। पीईटी पीएचटी में बता दूं भाई, जो भी मेल कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं, और जो भी मेल कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं बिना रिजर्वेशंस में आते हैं, तो आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी 170 हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर में, और चेस्ट आपका 80 to 85 विद और विदाउट एक्सपेंडेंट के साथ होना चाहिए, मतलब फुलाने के बाद और बिना फुलाए। ठीक है, आप देख लो एक बार, बिना फुलाए फुलाकर देख लो चेस्ट मेजरमेंट कितना आ रहा है। अगर इसके बीच में नहीं आ रहा, फॉर्म मत डालना। अब मैं नहीं समझता कि भाई फिजिकल तक आपका इसमें कोई फ़र्क आ जाएगा, अभी जो है हो सकता है थोड़ा बहुत आ जाए, तो इसलिए आपको कहूँगा जो लोग कैंडिडेट हिली एरिया, जैसे मान के चलो गढ़वाल और कुमाऊं और हिमाचल प्रदेश और गोरखा और इन जगहों के हैं, मतलब मराठास और कश्मीर वैली और इन जगहों से अगर आप लोग बिलोंग कर रहे हो, तो आपको साफ कहूँगा आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन आपके हाइट में तो है, लेकिन चेस्ट तो इक्वली लेंगे, चेस्ट में इन्होंने आपको छूट नहीं दी। ठीक है, तो पीएचटी है, ये चीज़ तो आपको पहले से ही होनी ही चाहिए। महिलाओं को साफ कहूँगा, महिलाओं की हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर महिलाएं इन एरियाओं से आ रही हैं तो आप लोगों की 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जो भी महिलाएं आती हैं स्केड्यूल्ड ट्राइब से, उनको 1 सेंटीमीटर हाइट में जो है इसमें इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। अब ये जो हाइट और ये जो चेस्ट मेजरमेंट का है, ये पीएचटी में आता है। पीईटी में रनिंग वगैरह चीज़ें होती हैं। वेट आपकी एज और बाकी चीज़ों पर डिपेंड करती है। वेट आप ऐसे नहीं कह सकते कि किसी की हाइट इतनी है तो वेट उसका इतना होगा, हाइट एज दोनों ही डिसाइड करते हैं वेट को। ठीक है, अब पीईटी में मैं आपको बताया तो मेल अपने भाई लोग हैं, उनको 100 मीटर रेस करना है 16 सेकंड के अंदर, हाँ भाई 16 सेकंड में, और 1.6 किलोमीटर रेस करना है 6.5 मिनट में। उसके बाद उनको लॉन्ग जंप, हाई जंप करना है, शॉर्ट पुट करना है। महिलाओं को भी ये सारी चीज़ें करनी होंगी, तो सभी लोग देख सकते हैं ये पूरा प्रोसेस इसका लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेडिकल एग्जाम में यही होगा भाई, कैंडिडेट का चेक होगा कि वो मेडिकली फिट है या नहीं, उसको देखा जाएगा कि वो आंखों से सही से देख पाता है या नहीं, दोनों आई टेस्ट होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। देखिए आई साइट लिखा है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है,
तो अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टैटू ना हो बॉडी पर, इस बात का ध्यान रखिए। अगर टैटू है तो आपको कैसे, उसके लिए क्या कुछ करना है आप देख सकते हैं। ये सारे पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि काफ़ी पॉइंट इस नोटिफिकेशन में। फॉर्म भरते समय याद रखें, जब वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, तो दोनों समय आप लोगों को आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, कोई भी एक आप लोगों को आई चाहिए होगा फॉर्म भरने के लिए भी स्पेशली, क्योंकि फॉर्म भर रहे हैं तो OTR के समय ये आई दे देते हैं। हालांकि जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने गए तो उसका हार्ड कॉपी दिखाना होता है वहाँ पे। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस इन्होंने कहा है। अब ये कह रहे हैं जैसे आप लोगों ने दिल्ली पुलिस SI पे अप्लाई तो कर दिया, अब क्या है ना, ये लोग फाइनल रिजल्ट देने से पहले आप लोगों से एक प्रेफरेंस भरवाते हैं कि भाई कैंडिडेट को SI तो चाहिए, लेकिन SI उसको दिल्ली पुलिस वाला चाहिए या CAPF में चाहिए। अगर उसको CAPF में भी चाहिए तो किस में चाहिए, पहले वो BSF में जाना चाहेगा, ITBP में जाना चाहेगा, या फिर वो SSB में जाना चाहेगा, या फिर CRPF में जाना चाहेगा, अपनी प्रेफरेंस दे दे वो। ठीक है, वो फाइनल रिजल्ट से पहले आता है, यानी कि जब आपके सारे स्टेज हो गए रिक्रूटमेंट के, सब कुछ हो गया, बस आपका रह क्या गया कि फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद हमें पता लगेगा कि हमारे को ये विभाग में ये वैकेंसी मिल गई, हमें उस विभाग में जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है और अपॉइंटमेंट लेके ज्वाइनिंग कर लेनी है। तो उस रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट से पहले ये चीज़ें होती हैं। ऑप्शन प्रेफरेंस, जिसके बारे में काफ़ी बार बताया है, तो प्रेफरेंस सही से भरनी होती है। कहीं ऐसा ना हो कैंडिडेट का मन तो था BSF में जाने का और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो पहुंच गया ITBP में, तो ऐसा ना हो। मतलब अपनी प्रेफरेंस अपने हिसाब से दें। ऐसा नहीं है कि आप किसी की भी प्रेफरेंस मान लें, थोड़ा बहुत इसमें रिसर्च करें उसके बाद ही डालें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लिखी हैं। आपको बता दूं यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डन होगा CAPF द्वारा। ठीक है, CAPF आपका इसमें DV करवाएगा। क्योंकि CAPF की काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट हो रही है इसके अंदर, इस वजह से। तो ये सब आप देख सकते हो, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर प्रेफरेंस फॉर्म सही से भरना रिजल्ट से पहले। ठीक है, नहीं तो गलती करोगे तो भाई फिर गलत विभाग मिल जाएगा, गलत जगह पहुंच जाओगे, गलत फोर्स में पहुंच जाओगे, मतलब जिसमें जाना नहीं चाहते थे वहां पहुंच जाओगे। प्रेफरेंस से ही फाइनल होता है रिजल्ट। प्रेफरेंस गलत दे दी तो फिर गलतियां ही गलतियां हैं फिर तो। मोड ऑफ सिलेक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया, सिंपल है। एग्जाम होना है, DV होना है, मेडिकल होना है, फिजिकल होना है, ज्वाइनिंग होनी है और प्रेफरेंस फॉर्म भरवाए जाने हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको बताया, तो इसके अंदर है क्या, आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलाकर जो है बिना बोनस मार्क्स को जोड़े 30% कम से कम लाने होते हैं जनरल से, OBC को 25% और बाकी कैटेगरी को 20%, मतलब टोटल मार्क्स का 20% अगर आप लोग SC ST ले आए दोनों पेपर मिलाकर तो आप लोग आगे पहुंचते हो। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस लिखे कि भाई किसको कितने कितने मार्क्स लाने हैं। याद रखें कि PET PST सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसका मार्क्स को मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन उसको पास करना जरूरी है। ये सारे स्टेज लिखे हैं। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, इसको एक बार रीड कर ले। आपका एग्जाम कंप्यूटर पर होगा, कोई OMR शीट या लिखवा कर नहीं होगा, इसको ये लोग कंप्यूटर पर दे देंगे सेंटर्स पे पूरे इंडिया में, और वहाँ पे आपको जाके करना होगा। ठीक है, पर्सनल एक कंप्यूटर मिलेंगे वहाँ पर, उस पर एग्जाम होगा। मान के चलो लोग पेपर में सेम नंबर ला रहे हैं दोनों पेपर मिलाकर भी, तो जो लोग पेपर 1 2 में ज़्यादा नंबर लाएंगे उसको ऊपर करते हैं मेरिट में, फिर डेट ऑफ बर्थ और ये सब चीज़ें देखते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट क्राइटेरिया कैसे बनता है वो बता रहा हूँ। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर कोई गलतियाँ कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खासकर CAPF और दिल्ली पुलिस ले सकते हैं इसके अंदर आपके अगेंस्ट। तो उसके ऊपर सारे पॉइंट लिखे हैं, क्या करोगे तो कितनी बड़ी सजा होगी वो यहाँ पर लिखी है। बेसिकली डिबार्ड होता है कैंडिडेट यहाँ पर, मतलब वो आने वाले रिक्रूटमेंट से बाहर हो जाता है 2 या 3 साल के लिए। मेनली इसको सिर्फ SSC अपने रिक्रूटमेंट से बाहर कर सकता है, अदर रिक्रूटमेंट्स के लिए बाहर नहीं कर सकता है। ये चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन SSC भी अगर बाहर कर रहा है तो आप समझ सकते हो कि 2 2 4 4 साल आप SSC की कोई रिक्रूटमेंट नहीं ले पाओगे। बाकी इस पॉइंट को आप अच्छे से रीड करें, और आपके लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए हैं, इसको भी आप रीड कर सकते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे दोस्तों, प्रोसेस फॉर्म भरने का कैसा है। OTR इन्होंने यहाँ बता रखा है, OTR का प्रोसेस इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों को, इन्होंने स्क्रीनशॉट लगा के दिया हुआ है, ये मैंने आपको बताया था। तो OTR आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट का हो जाता है फिर वो आगे आ जाता है फॉर्म भरने की तरफ। फॉर्म भरने में उसको क्या कुछ करना है आपको ये यहाँ से देख सकते हैं, सारा कुछ ये सारा मैंने आपको बता रखा है। तो इस तरीके से आप देखकर फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे आप लोगों को एक लाइव फोटो खींचनी होगी यहाँ पर अपनी, उसको कैप्चर करना होगा कैमरा ऑन करके, और फिर उसको जो है सबमिट करना होगा। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस इन्होंने दे दिया है। कैंडिडेट को एंड में डिक्लेरेशन देना होता है कि भाई मैंने सब कुछ सही दिया है और मेरा फॉर्म
एक्सेप्ट करो। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई डिफेंस का पर्सोनल है, बेसिकली डिफेंस में काम करके आया है, तो उसको ये सर्टिफिकेट लगाना होगा, जिससे कि उसको फ़ायदा मिल जाए, यहाँ पे रिलैक्सेशन और वैकेंसियाँ उसको डिफेंस वाली मिल सके। डिफेंस की जो एक्चुअल में जो कि डिफेंस पर्सोनल को मिलनी है इस रिक्रूटमेंट में वैकेंसी, वो उसको मिल सके, उसके लिए ये फॉर्म भरना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अगर आप लोग नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में होकर आए हो, तो आप लोगों से कहूँगा कि ये वाला अंडरटेकिंग डाल देना, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पर ये प्रूफ ना करना पड़े अलग से कि आप एक्स सर्विसमैन हो। इस सर्टिफिकेट से प्रूफ हो सकता है। ठीक है, ये SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म है। अगर आप इसमें आते हो तो ये फॉर्म भर लेना। ये फॉर्म भर के किससे वेरीफाई कराया जाता है, वो लिखा होता है। कुछ सर्टिफिकेट SDM, DM और ये सब लोग वेरीफाई करते हैं, कुछ सर्टिफिकेट कोई और अलग अलग लोग इस पर वेरीफाई करते हैं। जो भी लोग करते हैं उनसे वेरीफाई कराएं, इसको भरवा के जमा करके इसी फॉर्म में, इसी रिक्रूटमेंट के फॉर्म को जब अप्लाई करें तो इस सर्टिफिकेट्स को लगाएं। याद रखें 28 तारीख इसमें आखिरी समय है, तो 28 तारीख तक अगर आप फॉर्म, इसमें सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप जनरल से भी फॉर्म डाल सकते हैं वैकेंसियों पे, लेकिन फिर जनरल ही वैकेंसी आपको मिलेंगी। ये OBC सर्टिफिकेट आप देख सकते हो, तो और ये इनकम सर्टिफिकेट ये EWS वालों का है, और वो आप यहाँ से समझ सकते हो। ठीक है, तो सारे सर्टिफिकेट आपने देख लिए यहाँ से, वो आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। अब बात आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। देखिए भाई, आप लोगों को मैंने बोला कि बैचलर डिग्री कैंडिडेट की होनी चाहिए। जैसे मान के चलो कैंडिडेट BA पास आउट है, BA ऑनर्स है, B.Com ऑनर्स, BSc है, B.Ed है, LLB है, BE है, BTech है, BCA BBA है, तो फॉर्म भर सकता है। MA भी भर सकता है, PG डिप्लोमा भी भर सकते हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वाले, चाहे वो किसी भी फील्ड के हैं, किसी भी कोर्सेज को कर रहे थे, कोई भी सब्जेक्ट को कर रहे थे, उससे फ़र्क नहीं है। M.Com MSc वाले सब लोग फॉर्म भरो, अदर्स सारे लोग फॉर्म भरो। बेसिकली बैचलर पास आउट हो फॉर्म भरो, कॉलेज का डिग्री ले लिया फॉर्म भरो। ठीक है, इतना कर दो। अगर आप पीएड हो, लास्ट साल में हो, तो आपका याद रखें कि आप लोगों का रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आ जाए तो फॉर्म भर देना। ठीक है, आप लोग भी एलिजिबल हो। फोटो इस तरीके की अप्लाई होगी, जैसे कि ये कैंडिडेट की एक फ़ोटो है जिसमें जो ब्लैक कलर में जो शर्ट है कैंडिडेट की, ये वाली फ़ोटो सही है। बाकी इसने जो है, बाकी सब में गलतियाँ करी हैं, आप देख सकते हो। कुछ फ़ोटो में ऐसा कर दिया इसने कि बिल्कुल कैमरे को फेस के अंदर ले आया, और कुछ में ऐसा कर दिया कि इसने टोपियाँ दिखा दी यहाँ पर हेड पर टोपी रख के, कुछ में इसने एक्स्ट्रा कलर कर दिया, और ये सारी चीज़ें बेसिकली ये बता रहे हैं कि कैंडिडेट की फ़ोटो पहली वाली एक्सेप्ट हो सकती है, बाकी नहीं होंगी। तो ये कंडीशन है, कोई गलती ना करे उसके लिए इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ दे दी हैं। तो आपको उम्मीद है भाई कि पूरा नोटिफिकेशन समझ आ गया है। दिल्ली पुलिस SI और इसके अलावा CAPF SI का नोटिफिकेशन पूरा समझ आया होगा, और यही पूरा नोटिफिकेशन था। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी और काम क्या होता है SI का काम दोस्तों मैं बताता हूँ क्या होता है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे एरिया में। अगर आप दिल्ली पुलिस की बात करो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, और पुलिस विभाग के कुछ काम केसेस संभालने होते हैं उसको। हालांकि इंस्पेक्टर और SI यही दोनों जो है स्टेशन के अंदर बैठकर एरियाओं के जो है आप लोगों के संभाल रहे होते हैं केसेस को। बात कर लें इसके अलावा जो CAPF में जाएंगे SI, उनको तो जनरल ड्यूटी का काम होगा, तो वो भी जनरल ड्यूटी है। कोई जो भी बड़े ऑफिसर्स या बड़े लोग कुछ भी इंस्पेक्टर वगैरह जो कह रहे हैं वो कर लिया थोड़ा बहुत, और कुछ कह रहे हैं एरिया के अंदर, कह रहे हैं कि भाई एरिया के अंदर राउंडिंग करके आ जाओ, वो सब हो गया। यही सारी चीज़ें होती हैं। बाकी आप लोग इसके बारे में थोड़ा जान सकते हो। ज़्यादा कुछ खास कराएंगे नहीं आपसे, क्योंकि बैचलर डिग्री ही इसमें क्वालिफिकेशन है। किसी फील्ड का फॉर्म भर सकता है, ऑल इंडिया इसमें एलिजिबल है। दूसरे कंट्री के लोग भी एलिजिबल हैं अगर वो इंडिया में परमानेंटली सेटल्ड हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ है इस चीज़ से जुड़े हुए। ठीक है, तो सारे पॉइंट कवर करे मैंने, यानी कि फॉर्म भरने से लेके वैकेंसी मिलने तक का सारा प्रोसेस डिस्कस किया है इस फाइल के अंदर, और सिलेबस भी कवर किया है आप लोगों का। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। इसी के अंदर आप लोग देखोगे वेबसाइट पे आपको आना है, लॉगिन रजिस्टर पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालना है, ये कैप्चा डालना होगा, लॉगिन कर जाना है। लॉगिन वही लोग कर सकते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है, जिनका नहीं है वो पहले जो है OTR बना लें यहाँ से, मैंने उसका वीडियो दे दिया है। लॉगिन कर जाते हैं हम यहाँ से, हम आ जाएंगे इधर। आप देखोगे हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। ये देखिए हम बाहर आ चुके हैं, दोबारा लॉग आउट हो गए। आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आप अप्लाई पे फिर क्लिक करोगे तो आपको ये वाला फॉर्म दिख जाएगा। इस फॉर्म को आपको क्लिक करना होगा और आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस बार का रिक्रूटमेंट आ चुका है आप सभी के लिए, मैंने डिस्कस कर दिया है। SI रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया लोग इसके अंदर जो है अपने वैकेंसियों को ले सकते हैं। अब इस पूरे नोटिफिकेशन को हमने डिस्कस कर दिया है। कोई डाउट आपका हो कमेंट में बता देना। इस जानकारी को पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में शेयर करना, खासकर इंडिया के लोगों तक, एक लोगों तक। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।